प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो कि 2025 में मेरा 450 प्लस नंबर आए या फिर जो है ना आप टॉपर लिस्ट में जाओ तो बिल्कुल जा सकते हो। इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, डेली जो है ना आप लोगों का लाइव क्लास चलता है क्लास 10th का जो चलता है प्यारे बच्चों, आप लोग जान लीजिएगा। डेली जो चलता है ना 6 बजे शाम में चलता है, यानी कि 6 PM में चलता है। तो आप इस टाइम जरूर जुड़ा करें प्यारे बच्चों, डेली आपका क्लास चलता है और सिलेबस वाइज आपका चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं प्यारे बच्चों बता दूं, इसके लिए क्या करिए, आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, SST यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपका बुक आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एंड सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो भी पूछा जाता है वो पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख लेते तो इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा ना ही सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ना ही प्यारे बच्चों किस टाइप का देख लीजिएगा, ना ही आपसे सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारा इसी से रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्लास को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देख लेना आप लोग जल्दी से। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, यूरोप में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, यह गया था बुर्बो वंश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला गया कि मेर्जनी का संबंध किस संगठन से था। तो बिल्कुल आप 3 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बोनरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न बोला गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। आगे देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया गैलीबार्दी पेशे से क्या थे। तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेना, नाविक थे। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 नंबर बोला गया कि जर्मन राइन राज्य संघ निर्माण किसने किया था। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 8 नंबर बोला गया कि जार बेलिन कैसी संस्था थी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यापारियों की संस्था थी। अगली क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 9 नंबर बोला गया कि रक्त और एवं रोह नीति की अवलंबन किसने किया है। तो बिल्कुल आप 9 का नोट करना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिस्मार्क ने किया है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर बोला गया कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 10 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप डी नोट कर लेना, 1871 ईस्वी में हुआ था। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो बिल्कुल आप 11 का नोट करना, राइट आंसर भी होगा, यह बिल्कुल होगा 1821 ईस्वी। अगली क्वेश्चन देखना, 12 नंबर बोला गया कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आप 12 का नोट करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड में यह हुआ था। अगली क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 13 नंबर बोला कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो बिल्कुल आप 13 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, 1832 ईस्वी में। इसके आगे देख लेना, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यह हो जाएगा 1810 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन आप 15 नंबर देख लेना, बोला गया कि एड्रियानोपुल की संधि जो है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो बिल्कुल आप 15 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, यह 1829 ईस्वी में हुआ था। अगली क्वेश्चन आप देखिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर बोला गया जो ना एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई। तो बिल्कुल 16 का आप नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह होगा तुर्की और रूस के बीच में। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 नंबर बोला गया कि सेडान का युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल आप 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, फ्रांस और किसके बीच में, प्रसा के बीच में हुआ था। अगली क्वेश्चन देखना, 19 नंबर बोला गया कि पोलैंड के विद्रोह पोलैंड के विद्रोह को किसने जो ना कुचल दिया। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, 19 का बिल्कुल हो जाएगा ए, यानी कि रूस ने कुचल दिया था। अगली क्वेश्चन देखना, 20 नंबर बोला गया कि सन 1870 में फ्रांस तथा प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आप 20 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका सेडान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 21 नंबर बोला गया कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो बिल्कुल देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर जो ना 22 नंबर बोला गया युवा इटली संस्था का विकास किया गया किनके द्वारा। तो बिल्कुल 22 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, मेर्जिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना, पर 23 नंबर है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप 23 का नोट करना, ऑप्शन डी होगा, वो कूटनीतिज्ञ था। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर बोला गया कि जो ना सादिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो आप 24 का नोट करिए, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ये आपका विक्टर इमैनुअल हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिए, 25 नंबर बोला गया कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारा बच्चों, 25 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, ये आपका लॉर्ड वायरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 26 नंबर बोला गया कि जारवेरलाइन की संस्था किस राज्य ने की है। तो बिल्कुल आप 26 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये आपका प्रसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 27 नंबर बोला गया कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि मैग्यार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 28 नंबर बोला गया यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी जो है ना पराजय हुई। तो यूनान के जो स्वतंत्रता
स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसका जो ना पराजय हुआ, यानी कि हारा था कौन। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर 28 का होगा बी होगा, यानी कि तुर्की हार गया था। आगे देख लेना 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप 29 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका फ्रांस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 30 नंबर है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ना किसे कहा जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका यूनान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो बिल्कुल आप 31 का नोट कर लेना, ऑप्शन होगा ए, यानी कि आपका 1688 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना यहाँ पर 32 नंबर बोला गया कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका जो राइट आंसर होगा ना 32 का आप नोट करिएगा, तो ऑप्शन होगा सी, यानी कि आपका एस्टुअर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर बोला गया नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आपका 1804 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना 34 नंबर बोला गया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो है ना कितने युद्ध किए। तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारे बच्चों, 34 का राइट आंसर सी होगा, ये टोटल 3 युद्ध किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे 35 नंबर बोला गया कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल 35 का नोट करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 36 नंबर बोला गया कि वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो 37 का आप नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मेडजिनी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर की फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की उपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि ये कहा था चार्ल्स डसम ने कहा था, डसम ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 39 नंबर है कि प्रसा का शासक कौन था। तो 39 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, ये आपका विलियम प्रथम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप 40 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो 41 का ऑप्शन होगा सी, ये आपका जो ना रायन संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखना बोला गया कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनानी राष्ट्र की स्थापना हुई। तो आप 42 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी करेक्ट होगा, यानी कि एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है यंग यूरोप की संस्था किसने जो ना स्थापना किसने क्या प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप नोट करना, 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका बिस्मार्क ने क्या है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर बोला गया कि नव जो ना युगलस आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आप 44 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर बोला गया कि मेटरनिक कौन था प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 45 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 46 नंबर की कार्वेनरी की स्थापना जो ना किस वर्ष हुई। तो बिल्कुल आप 46 का नोट करना, ऑप्शन होगा 1810 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन देख लेना 47 नंबर प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हो गई थी। तो बिल्कुल आप देखिए 47 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि जो ना निरंकुश राजतंत्र होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला गया लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। देखिए प्यारे बच्चों, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो बिल्कुल आप 48 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर दिया होगा, ये आपका गेलीवाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो 49 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर होगा, ये आपका पुनर्जागरण होगा। अगले क्वेश्चन 50 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की रक्त और रोह नीति किसने जो है अपनाई थी। रक्त और रोह नीति किसने अपनाई। तो बिल्कुल आप 50 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा, यानी कि आपका बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो बिल्कुल आप 51 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, सेडान का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेडान का युद्ध होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेना किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो ना पूरा हुआ था। तो बिल्कुल आप नोट करना, 52 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना हो जाएगी। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो ना शासक कौन था प्यारे बच्चों, बताना। तो बिल्कुल आप नोट करना, 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका नेपोलियन 3 था। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना ऑप्शन भी होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी प्रश्न था सारा का सारा हमने इस चैप्टर से कंप्लीट किया, वो भी नहीं कि इंपॉर्टेंट करके सारा, मतलब जो आपका चैप्टर वाइज होता है इंपॉर्टेंट वो मैंने कर लिया है। इसके बारे के भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में पूरा समाप्त हम लोग कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और ना ही ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव। अगर इसको आप नोट करना चाहे तो एक ना नोटबुक प्यारे बच्चों यानी कि कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और बिल्कुल सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए। लास्ट में हम आपको इसको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है ये भी बता देंगे। और प्यारे बच्चों यदि आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले ना इस नंबर पर क्या करिए, इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए 98-355। ठीक है प्यारे बच्चों, 98-355 देख लेना, और है 16-710। ठीक है, एक सेकंड प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखा दूँ, सही से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नंबर क्या है,
देखिए 98,355 और ठीक है 98,355 है, 16 है, 710। इस पर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हाय सर क्लास 10th, ठीक है, और अपना नाम और जिला का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपका क्लास 10th है, तो ये आप तीनों चीज़ भेजेंगे तो मैं आपको बिल्कुल ग्रुप में ऐड करूँगा। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भेज देना। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो ना आप सब और लघु प्रश्न को, लघु का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो प्रश्न जो है ना 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों नोट करने का मन हो तो आप पेन कलम निकालिए, फटाफट से नोट करिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल उत्तर होगा समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ जो है ना अपने राष्ट्र के प्रति सोच जो ना प्रति सोच और लगाव की भावना, यानी कि अपने जो देश है उसके लिए प्यार वगैरह यानी कि प्रेम अच्छा सा रहना चाहिए, ठीक है, ये करना है। दूसरे अर्थों में कहे तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों में ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को जो ना अभिजात्याग वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे जो ना अखबारों, सड़कों और जो ना सर्वसाधारण की वस्तु से बना दिया। इसके आगे देखिए यूरोप के कई राज्यों ने नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम से जो ना की परिधि दे दी, परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और जो ना राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त यानी कि उसका बंद हो गया काम, ठीक है। और दूसरी तरफ से नेपोलियन की सुरक्षा जो ना सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और जो ना आधिपत्य यानी कि जो कब्जा किया था उसके विरुद्ध में यूरोप में जो ना देशभक्तिपूर्ण जो ना विभोक्ष जग गया। तो इस प्रकार से आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 3 बोला कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो उत्तर होगा 1830 की जुलाई क्रांति के जो ना परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। तो इस प्रकार से आंसर होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न बोला कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो उत्तर होगा 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। लुई फिलिप जो फ्रांस का राजा बना उसने अपने विरोधियों को जो ना खुश करने के लिए जो ना स्वनिम मध्यवर्गीय नीति जो ना अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के जो ना वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास जो है ना कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके बाद शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी प्राप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में जो ना थिलियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकलने लगे। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः जो ना दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1830 की क्रांति जो ना प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो बोला गया प्रश्न है 5 नंबर बोला कि 1830 एवं और जो ना 1848 की क्रांतियों को की सामान्य विशेषता क्या थी, तो बिल्कुल उत्तर होगा पॉइंट वाइज लिखना है कि सभी क्रांतिकारी जो ना प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा होगा कि वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा हो जाएगा कि वे जो ना वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा होगा कि दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य मुद्दा इस प्रकार से था। अगले क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर की, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और जो ना कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे थे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक जो ना और सैनिक शक्ति दृष्टि
की। तत्पश्चात उसने जो ना डेनमार्क यानी कि 1864 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में 1866 और 1866 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया यानी कि सेदाओं का युद्ध हुआ था, सेदुआ का युद्ध हुआ, ठीक है। तथा फ्रांस में 1867 में जो हुआ था ये सीदान का युद्ध था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा को पराजित कर दिया था और जर्मनी का एकीकरण इस प्रकार से पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर की लो और लक नीति क्या थी। तो बिल्कुल देखिए रो और लक नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था, यूरोप इतिहास में वह जो ना क्यों विख्यात है। तो बिल्कुल उत्तर होगा मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांतिकारी संदेश का कट्टर विरोधी था एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का जो ना समर्थक था। उसने यहाँ पर देखिए उसने जिस प्रकार की जो ना व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण यूरोप जो ना यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर 9 नंबर बोला कि मेटरनिक युग क्या है। तो बिल्कुल होगा मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया था प्यारे बच्चों, एक ही है क्या मेटरनिक युग क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जो ना सेम ही है, इसका थोड़ा सा एक ही है तो छोड़ देते इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोला कि जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो बिल्कुल होगा जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले जो ना राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। तो बिल्कुल उत्तर होगा 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में जो ना औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि का तैयार हो गई थी। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों पर प्रसार हुआ जो कि 1834 में जो हुआ था। 1834 में फरसा की जो ना पहले जो ना पहल पर प्यारे बच्चों एक सेकेंड ये आपका पहल पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहल पर जो ना जॉलवेडाइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण पहले से आर्थिक पूरा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर की जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो बिल्कुल होगा कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। तो आपको पॉइंट वाइज लिख देना है, मैं यहाँ पर लिख दूँ। पहला हो जाएगा कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। साथ में हो जाएगा इन राज्यों में जो ना व्याप्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं था, ठीक है, यानी कि विरोध था। साथ में देखिए राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। साथ में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था तथा मेटरनिक की जो ना प्रतिक्रियावादी नीति भी था। तो इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें। 8वां क्वेश्चन एक और बनता है कि काबुल का संक्षिप्त परिचय देते उत्तर होगा दोनों का कि काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में जो ना सार्डिनिया के राजा जो कि विक्टर इमैनुएल का मंत्री भी ये रहे थे एवं जो ना 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा जो ना सार्डिनिया की स्थिति दृष्टि की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। जो ना 1859 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया और पराजित कर काबुल ने लोमबार्डी पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 14 नंबर है कि गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। 8वां एक और क्वेश्चन बनता है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो होगा इटली के एकीकरण का जो ना द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने जो ना सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया, ठीक है। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर क्या सिसिली एक देश का नाम है अधिकार किया, वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर बन रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो बिल्कुल होगा चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि जो ना अनसट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। तो उत्तर होगा कि फ्रांसीसी दार्शनिक अनसट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और जो ना व्यापक एकता है। तो इस प्रकार से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर है कि विनय कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई। तो बिल्कुल उत्तर होगा विनय कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में क्या हुआ बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। अगली क्वेश्चन 18 नंबर बोला गया कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोशुट के योगदान का वर्णन करें। उत्तर होगा हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो ना कोशुट तथा फ्रांसीसी डिक ने जो ना किया था। कोशुट लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज यानी कि क्लासलेस सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया जिस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया। कोशुट ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा।
तो चलिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का अभाव बढ़ाने के लिए क्या किया। टोटल होगा कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और जो ना सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। जो ना पितृभूमि और जो ना राजनीतिक जो ना नागरिक जैसे शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों, शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। नए संविधान में सभी नागरिकों को जो ना समान अधिकार देकर के समानता की स्थापना पर बल दिया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर जो ना राजध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर जो ना फ्रेंच भाषा के प्रोत्साहित किया गया था। तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसके आगे आप देखना प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस, एक सेकंड देख लेना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की जो ना क्या उपलब्धियां थी। तो बिल्कुल उत्तर होगा कि वियना कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियां थी। आपको लिख देना है, यहाँ पर पॉइंट वाइज हम नहीं लिखे, बट लिख देना है कि जो ना नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन, जो फ्रांस एक देश है और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर से फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां जो था प्यारे बच्चों, 18वां के राजगद्दी सौंपी गई। इटली के ऑस्ट्रेलियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थगित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार जो ना वियना स्थापना द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन की कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में, इटली जो है ना जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। ठीक है। तो बिल्कुल उत्तर होगा कि इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बन गया था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से होगा प्यारे। इसके आगे देखना, मेरजिनी ने इसका नागरिक आंदोलनों को उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक बन गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपसे 22 बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो बिल्कुल उत्तर होगा, प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों द्वारा प्रसा, जो कि एक देश है, प्रसा की स्थिति मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति दृष्ट हुई। उसके बाद प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर है कि विलियम वन के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे। तो उत्तर होगा कि विलियम प्रथम यानी कि विलियम पहला प्रसा का प्रसा काम राजा जनता का था। ठीक है। यानी कि विलियम प्रथम प्रसा का काम राजा जनता का था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है। तो देखिए 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम वन बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मन का एकीकरण असंभव प्रतीत था। चलिए इसके आगे देखना क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपसे बोला 24 नंबर के यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिमाणों का उल्लेख करें। तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, उत्तर देख लेना। उत्तर हो जाएगा कि 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय 1830 में क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य
अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने की चाह बढ़ रही थी। तो चलिए इसके आगे देखना, आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे 25 नंबर बोला कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो बिल्कुल उत्तर होगा कि फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। इसके अनुसार इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो लिखा गया होगा ना, यहाँ पर लिखा गया होगा अनुसार, ठीक है। अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा बनना चाहता था जिससे संसद को जो है ना संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पर्सा के राजा जो कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने पहला प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप जो ना एलायंस वाली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण नहीं पूरा हो सका। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल जो है ना जो कि 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न यानी लघुत्तरीय प्रश्न टोटल हमने देख लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना लघुत्तरीय प्रश्न, मैं आपका ज़्यादा तो टाइम नहीं लूंगा, प्रयास करता हूँ आपको बताने का। ये लघुत्तरीय जो कि 5 नंबर में प्यारे बच्चों 5 नंबर में नहीं जो कि 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, आपको भी पता होगा 4 नंबर में ये सारा का सारा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसका उत्तर आएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखिए इटली के एकीकरण में मैगनी के योगदान को बताया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का आप उत्तर जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला है कि इटली के जो ना एकीकरण में काबुल और गिरिबाती के योगदान का उल्लेख करें। तो बिल्कुल यहाँ पर किया गया प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे इसी का उत्तर यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते आगे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे जो बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की जो ना प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर। तो हमने ये सारा अभी पढ़ा ही था, आपको अगर पता होगा तो बिल्कुल आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ इसे भी ले लेना, ये 3 नंबर का ही था। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखना बोला गया 4 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि बिना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थी। तो बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखा गया। तो सबसे पहले तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लो। इसके आगे देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर की राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो बिल्कुल यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे प्यारे बच्चों आप यहाँ तक ले लो, हो गया। चलो इसके आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 7 नंबर की राष्ट्रवाद के उदय में यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे प्यारे बच्चों यहाँ तक लिख लो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों पहले लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लो। आगे देखो अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का जो ना विवरण दे। तो बिल्कुल ये सब मैंने बताया था, अभी ये शॉर्ट में भी बताया था, यानी कि 2 मार्क्स वाले में भी। यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे प्यारे बच्चों यहाँ से आप यहाँ तक ले लो। ठीक है, हो गया। चलो इसको मैं बताऊंगा ऐसे, इसका और भी इंपॉर्टेंट करके हम क्लास कराएंगे, तो और भी क्लास कराएंगे तो उसमें प्यारे बच्चों मैं आपका कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर है 1848 की क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके आगे प्यारे बच्चों इसमें और होगा, तो सबसे पहले यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और यहाँ पर आप ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो अभी, क्योंकि टाइम बहुत है, 450 स्कोर करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके आगे प्यारे बच्चों आप यहाँ तक ले लो, इसका परिणाम लिखना होता है तो परिणाम का आप यहाँ तक लिख लो। इसके आगे प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन आता है आपका कि जो ना राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 जो ना सूत्री योजना क्या थी, इसका प्रभाव क्या था। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे प्यारे बच्चों आप प्रभाव यहाँ से यहाँ तक लिख लो। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका पूरा का पूरा जो है ना प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका है। तो हम प्यारे बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लास का टाइम वगैरह जान लो, क्लास का जो टाइम प्यारे बच्चों है, क्लास का टाइम जान लो, क्लास का क्या टाइम है तो बिल्कुल देख लो। क्लास का टाइम प्यारे बच्चों आपका डेली शाम में जो ना 6 बजे होता है। इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करोगे वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और अभी आप लोग जिस चैनल पे क्लास कर लो ना, चैनल का नाम यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, चैनल का नाम सर्च कर लो, मिठुन स्टडी सेंटर है, फटाफट से देख लो प्यारे बच्चों चैनल का नाम क्या है, देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चैनल का नाम हमने सर्च किया है मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है, और फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, देख लो। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना, ये रहेगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, इस प्रकार से नीचे आना, क्लास 10 का एक सेशन यहाँ पर देख लो, देखने को मिलेगा। क्लास 10 का ये सेशन आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर देखो क्लास 10 लिखा है, और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका सारा का सारा पीडीएफ जो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।